हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होने वाली हैं और हम अपने इस चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर से आप सभी लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी की तैयारी के लिए हम आपको स्टडी मटेरियल, कंटेंट और पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं वो ध्यान दें कि आज का जो ये सेशन है वो सब्जेक्ट हिंदी का है और ये क्लास 12th के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है, क्योंकि मीडिया में ये एक वायरल मॉडल पेपर है और हम इस समय इसे हूबहू बोर्ड का ही पेपर मान रहे हैं। और ऐसा अगर हुआ तो निश्चित तौर पे अब कमज़ोर छात्र भी 85% के आसपास अंक प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जो सेशन है एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतने आसानी से समझाया जाने का प्रयास किया जा रहा है कि इसके बाद आपको शायद कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता न हो। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही सेशन को लास्ट तक देखें। यह सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, साथ में एक शेयर करना कतई न भूलें। जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है और इस टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसे ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पीडीएफ और स्टडी मटेरियल, साथ में मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर और लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन दिया जाता है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। चलते हैं, सेशन को लेट न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो वायरल पेपर आपका आज मीडिया में है उसको लेकर चर्चा हो रही है और इसमें जब हम स्टडी किए तो हूबहू वही मॉडल पेपर है जैसा कि अभी आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले हम 2 क्वेश्चन जो होंगे, 10 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसको हम वन लाइनर या मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन आपको पहले आएगा, वो मल्टीपल चॉइस का आएगा, बहुविकल्पी आएगा, तो पहले उसकी चर्चा करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन इस वायरल पेपर में है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। ये 5 अंक के 5 बहुविकल्पी प्रश्न हम लोगों को मिलने वाले हैं। तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, तो उसमें आपका ऑप्शन है पुनर्नवा, पृथ्वी पुत्र, आलोक पर्व और धरती के फूल। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन को देखते हैं तो निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे ये आपका जो आंसर होगा वो पृथ्वी पुत्र होगा। क्यों? क्योंकि ये रचित है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा। चलिए दूसरे क्वेश्चन को और देखते हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। किसके लेखक हैं? तो उसमें आपका ऑप्शन आ रहा है सदाचार की ताबीज़, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार, मंथन। तो इन चारों ऑप्शन को देखने पर ही ध्यान रखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी मेरे विचार के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में भी लगा लीजिएगा। यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा पूछा है। रचना की विधा, रचना नहीं पूछा, रचना की विधा पूछ लिया है। आत्मकथा है, रेखाचित्र है, संस्मरण है, कहानी है। तो ध्यान रखेंगे ये चारों ऑप्शन देखने के बाद ये जो यश सिंहावलोकन है यह एक आत्मकथा है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। निराला की साहित्य साधना पूरा क्वेश्चन है, तो ये बड़ा ही डाउटफुल क्वेश्चन होता है। स्टूडेंट देखते हैं, छात्र देखते हैं, तो इनको निराला चूंकि है तो निराला को तुरंत वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से कोरिलेट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको ऑप्शन में भी मिलेगा, महादेवी वर्मा मिलेगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मिलेगा, रामविलास शर्मा मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे ये निराला की साहित्य साधना जो है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। फिर आपका 5वां क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस का होगा वो क्वेश्चन है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर। साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपको मिल रहा है
वो मिल रहा है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परशाई। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये 5 आपको मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन मिलता है। दूसरा जो 5 मिलने वाला है, अर्थात दूसरा क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड फोर्थ 5 जो क्वेश्चन मिलेगा वो भी आपको शॉर्ट आंसर में मिलेगा, लेकिन मैंने आपको उसको बहुविकल्पी में ही समझाया है, क्योंकि ये 2 तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है इसको तो आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में लगा लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका एडवांस लेवल, कंपटीशन लेवल तक में ये क्वेश्चन बन जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवि हैं वो कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है सबरपा, देवसेन, सरहपा और खुमाड़राशो। तो ध्यान रखेंगे, हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वो हैं सरहपा। तो सरहपा जो है वो यहाँ ऑप्शन में सबरपा भी है, तो ध्यान रखेंगे ये सबरपा नहीं है, सरहपा। सरहपा जो है वो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। तो अगला क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है नई कविता युग की रचना है। तो नई कविता युग जो है किसकी रचना है, कैसी रचना है? यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पूर्वा। इसमें से नई कविता युग कौन सी रचना है? तो ध्यान रखेंगे खुशबू के शिलालेख यह नई कविता युग की रचना है। और ये जो क्वेश्चन है ये तो आपको हर मॉडल पेपर में मिलने वाला है, इसलिए इसको तो बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1954, 1943, 1938, 1936। तो ध्यान रखेंगे ये 1943 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सरस्वती है, कल्पना है, कवि वचन सुधा है, ज्ञानोदय है। तो ध्यान रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो कवि वचन सुधा है। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में है, और ये कह रहा है क्वेश्चन रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो रीतिकाल में क्या था? राज प्रशस्ति था, रीति निरूपणता थी, या नीति थी, या श्रृंगारकता थी। तो आप ध्यान रखेंगे ये श्रृंगारकता जो थी वो रीतिकालीन की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति में से एक है। तो 5 आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल होंगे, फिर 5 आपके जो हुए वो अति लघु में आएंगे, लेकिन हमने आपको बहुविकल्पी में ही दिया है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हमको ध्यान रखना है एक गद्यांश भी हमको मिलने वाला है, और अगर ये गद्यांश अगर आपको मिला तो निश्चित तौर पे मान लीजिए आपको 85 प्लस होने में कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें जो पहले पैसेज को पढ़ेंगे, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, जितने भी जन हैं वो सब बराबर हैं, उनमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। जो भी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं वो समान अधिकार के भागी हैं। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर, जनपद, गांव और जंगल पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। अब ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, और ये इस क्वेश्चन के ये आपका पैसेज है, और इस पैसेज पर ध्यान रखेंगे हमको जो मिलने वाला है 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये, और यहाँ से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन के अंतर्गत में जो पैसेज से आपके क्वेश्चन मिल रहे हैं वो है पुत्र को समान भाव से कौन रखती है। तो पैसेज को पढ़ने पर यह पता चल जाता है कि पृथ्वी माता अपने पुत्र को समान भाव से रखना चाहती है। सभी माताएं अपने पुत्रों को समान भाव से रखती हैं। तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी जो माता है वो अपने पुत्र को समान भाव से रखती है। अगला जो क्वेश्चन है, समान अधिकार का भागी कौन है?
तो पैसेज पढ़ने पर यह पता चलता है ये समान अधिकार का भागी इस पृथ्वी पर प्रत्येक प्राणी है। प्रत्येक प्राणी हमारा जो है वो समान अधिकार का भागी है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो हमको पैसेज से पढ़ने पर यह भी पता चल जाता है पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। जितने लोग भी इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं उनका जो विस्तार है वो अनंत है, कहीं भी उनके अंदर सीमा नहीं है, वो असीमित तरीके से उनकी विस्तार अनंत की ओर बढ़ रही है। तो अगला जो क्वेश्चन है, अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो यहां ध्यान रखना है, अनंत का जो अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो, ये आपका ध्यान रखेंगे, जिसका कोई न अंत हो, ये आपका वर्ड, ये जो फ्रेज है ये आपका वन वर्ड्स भी बन जाता है, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी बन जाता है, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, असीमित। जनपद का अर्थ जिला आपको मालूम ही है, तो लेकिन अनंत का अर्थ जो होता है वो होता है जिसका कोई अंत न हो, अर्थात असीमित। अब इसका पैसेज का अगला जो क्वेश्चन बनता है तो वो यह ध्यान रखेंगे, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है। तो हम जब पैसेज पढ़ रहे थे तो उसमें पैसेज से जो लाइन जोड़ी हुई थी उससे यह क्लियर हो रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का जो शीर्षक है वो राष्ट्र का स्वरूप है। आप सभी ने पढ़ा है कि ये जो प्रोज का जो सेक्शन है, जो गद्य का ये सेक्शन है, ये क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है इसके शीर्षक का नाम, और इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ये गद्यांश पर क्वेश्चन था। तो 5 आपके अतिलोक, 5 लघु और उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन आपका गद्यांश से बनता है। इसके बाद अब बनता है क्वेश्चन जो वो बनता है पद्यांश का। तो चलते हैं पद्यांश की तरफ। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल अर्थ भी समझ में आता जाएगा। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ में से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। तो लाइन भी आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि लाइन देखकर ही आपसे जब शीर्षक का नाम पूछा जाएगा तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। अब इससे जो क्वेश्चन बन रहा है उसको भी ध्यान से देख लें, आपको एक एक चीज स्पष्ट होती जाएगी। समर्पण लो सेवा का सार किसने कहा है, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो समर्पण लो सेवा का सार आपकी पहली जो पंक्ति है उसको किसने कहा है। तो उत्तर भी दिमाग में रखेंगे। समर्पण लो सेवा का सार जो है वो उपर्युक्त पद्यांश में पढ़ने पर यह पता चल जा रहा है कि यह श्रद्धा ने मनु से कहा है। किसे कहा है, श्रद्धा ने कहा है, और किससे कहा है, मनु से कहा है। पहला क्वेश्चन इससे भी आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, बनो संस्कृति के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है। ये जो बनो संस्कृति के मूल रहस्य है ये किसके लिए कहा गया है। तो उत्तर दिमाग में आप सेट रखेंगे, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, यह वाक्य मनु के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, तो मनु के लिए कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है। विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, इस वाक्य का यह आशय है कि सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। तो ध्यान रखेंगे, पूरा विश्व की बात हो रही है। इस वाक्य से क्या अर्थ निकल रहा है कि पूरा जो ये सृष्टि है वह सुंदर खेलने वाले संपूर्ण विश्व मानव रूपी,
ध्यान रखेंगे, मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा, अर्थात मानव जो है वह एक पुष्प की तरह से होगा और वो सभी को सुगंधित करेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी, ऐसा कवि महोदय बता रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो आपका पद्यांश मिलेगा उसमें आपको कुछ ऐसी लाइन मिलेगी जो अंडरलाइंड रहेंगी और उस अंडरलाइंड जो आपका वाक्य रहेगा उसको आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ रेखांकित अंश में अगर हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है पद्यांश में, बनो संस्कृत के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी यह बेल। ये 2 लाइन का आपको अर्थ लिखना है। तो रेखांकित अंश के द्वारा जो हमको व्याख्या मिल रही है वो ध्यान देंगे, श्रद्धा मनुष्य स्वयं को पत्नी के रूप में स्वीकार कर इस निर्जन संसार में मानव के उत्पत्ति का मूलाधार बनने का आग्रह करती है। जो श्रद्धा है वो किससे आग्रह करती है? मनु से आग्रह करती है और यह क्या कहती है कि मुझे तुम स्वयं पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो और इस निर्जन संसार में, क्योंकि जब श्रद्धा और मनु इस पृथ्वी पर जन्म लिए थे उस समय पृथ्वी पर कोई नहीं था, तो निर्जन संसार इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने बताया है मानव के उत्पत्ति का मूलाधार बनने का आग्रह करती है। अगला क्वेश्चन, पाठ का नाम तथा रचयिता का नाम लिखना है। तो हमको मालूम है कि प्रस्तुत पद्यांश का जो पाठ का नाम है वो है श्रद्धामन तथा इसके जो रचयिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इतना आपको पद्यांश से मिलेगा। अब इसके बाद आपको 10 मिला गद्यांश से, 10 मिला पद्यांश से, और इसके बाद जो आपको मिलने वाला है वो तो बहुत ही बेहतरीन है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। शब्द सीमा भी दिमाग में रखेंगे, केवल 80 शब्द ही हमको लिखने हैं। 80 शब्द का मतलब है कि 80-90 शब्द में ही हमको इसको कंप्लीट करना है। ज़्यादा समय इसमें हम न खर्च करें क्योंकि हमको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें कौन कौन लोग हैं वो देखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। दूसरे जो व्यक्ति हैं, दूसरे जो कवि हैं वो ध्यान रखेंगे, वो लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और हरिशंकर परसाई है। तीनों लेखक हैं और इन लेखकों का साहित्यिक परिचय देना है। साहित्यिक परिचय क्या होता है ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि साहित्यिक परिचय क्या होता है, जीवन परिचय क्या होता है, तो इस पे चर्चा। तो चलते हैं इनके साहित्यिक परिचय का एक उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का जो आपके मन में संशय है वो ये ध्यान रखेंगे, जो आपके लेखक हैं उनमें साहित्यिक परिचय देना है। और साहित्यिक परिचय का मतलब यही होता है कि हमको जीवन परिचय थोड़ा सा लिखना है। जीवन परिचय की बात तो 100% लिखनी है, लेकिन उसमें साहित्य से संबंधित चीज़ें भी देनी है। दोनों चीज़ें उसमें ज्वाइंट होनी चाहिए। जीवन मतलब बायोग्राफी, जीवन के बारे में भी, और उसके बाद साहित्य में उनका योगदान क्या है वह भी आपको देना है, तभी साहित्यिक परिचय माना जाता है। आइए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैंने एग्जाम्पल लिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका जन्म 1907 में हुआ था। तो 3 चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म बलिया जिला, गांव दुबे का छपरा, परिवार सरयू पारीण ब्राह्मण, समय 1907। तो 1907 में बलिया जिले में दुबे के छपरा के गांव में एक सरयू पारीण ब्राह्मण के परिवार में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। अब ध्यान रखेंगे कि इनके परिवार के में इनके पहले भी संस्कृत के ही पढ़ने वाले लोग थे, तो इन्होंने भी संस्कृत से शुरुआत किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो ध्यान रखेंगे 1907, 23 साल बाद 1930 में काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण किया।
उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। शांति निकेतन आपको मालूम होगा, शांति निकेतन हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है और इसके जो संस्थापक हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो उसी वर्ष अर्थात 1930 में ही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शांति निकेतन चले गए। क्या बनकर? प्राध्यापक बनकर। सन 1940 से 50 ईस्वी तक वहाँ हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे और सन 1950 जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ उस वर्ष तक यह हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। सन 1950 ईस्वी में आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गए और सन 1950 ईस्वी में ध्यान रखेंगे कि ये काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति इनकी हुई। इसके एक वर्ष पूर्व ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आप डिलिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित हुए और सन इसके एक वर्ष पूर्व अर्थात 1950 के एक वर्ष पूर्व तो 1949 हुआ। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से इनको डिलिट की उपाधि मिली। भारत सरकार ने सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1957-50 तक वहाँ कार्यरत थे और उसके 7 साल बाद अर्थात 1957 में ये इनको क्या मिल गया? पद्म भूषण मिला। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी में हुआ। तो आप ये देख रहे हैं केवल इतनी ही लाइन उनकी बायोग्राफी देनी है क्योंकि 80 ही शब्द में हमको पूरा करना है। अभी यह जीवन परिचय है न कि साहित्यिक परिचय, ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद यहाँ से आपका साहित्यिक परिचय स्टार्ट होता है। अब यहाँ से साहित्यिक परिचय तो हजारी प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ जितनी भी चीज़ें इन्होंने लिखा है वह अगर आप मेंशन करते हैं तो साहित्यिक परिचय माना जाता है। तो इन्होंने क्या क्या लिखा है तो ध्यान रखेंगे। निबंध संग्रह इन्होंने लिखा। अब कौन कौन से लिखा? अशोक के फूल, कुट्टज, विचार प्रवाह और कल्पलता। कल्पलता जो है यह भी निबंध संग्रह है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर इन्होंने आलोचना साहित्य लिखा। आलोचना का मतलब होता है किसी का गुण किसी का दोष बताना। तो आलोचना साहित्य में इन्होंने क्या लिखा? सूर्य साहित्य लिखा, कबीर लिखा, साहित्य सहचर लिखा। फिर इन्होंने कुछ इतिहास के बारे में भी लिखा। तो इतिहास के बारे में क्या लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, दोनों दिमाग में रखेंगे। ये दोनों पुस्तक इन्होंने इतिहास के रूप में लिखा। फिर इन्होंने उपन्यास भी लिखा। उपन्यास में क्या लिखा? बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास हो गए। उसके बाद संपादन, कुछ चीज़ों का इन्होंने संपादन भी किया। आप जानते हैं कि पत्र पत्रिकाओं का संपादन होता था। तो संपादन इन्होंने क्या किया? नाथ सिद्धों की बानियाँ और संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, ये 2 ऐसी पत्रिकाएं थीं जिसका इन्होंने संपादन भी किया। तो गद्य साहित्य की तरफ से, गद्य के भाग से आपको एक क्वेश्चन साहित्यिक परिचय का मिलेगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को जिस तरह से हमने आपको समझाया है, अगर 1 से 2 बार इसको सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय। अभी तक हम लेखक पढ़ रहे थे, अब पूछ रहा है कवि। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यह भी आपका 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का गद्य भाग से आएगा। तो 10 नंबर यहाँ भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये कौन कौन से लोग हैं? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिद्धिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। और ये वास्तव में सारे मॉडल पेपर में भी यही इम्पोर्टेंट है। तो हम इनको इम्पोर्टेंट मानकर ये चलते हैं कि अगर गद्य और पद्य में इतना ही अगर हम पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर सन 2022 के यूपी बोर्ड परीक्षा में यह पर्याप्त आपके लिए रहेगा। इसके बाद ग्रामर का पार्ट स्टार्ट होता है। ग्रामर का दूसरा वीडियो हम आपको देंगे। तो पहले पार्ट में सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। फिर भी कहीं भी आपको डाउट है कमेंट के माध्यम से तुरंत सूचित करें और इस सेशन का जो PDF है वो ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।